शानदार सी क्लास में। जय हिंद, क्या हालचाल? अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से आप लोग अपने हर एक विषय की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि फिजिक्स में हम लोग चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसको प्यारे बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। इसके बारे में आज सीखना है। शानदार सा लेक्चर होगा क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव हर वर्ष बन रहा है। इससे ऑब्जेक्टिव बच्चों प्रश्न हर वर्ष बन रहा है क्योंकि ये आपके वहां भी काम देता है 8वें नंबर चैप्टर में, जब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, आज के इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, शानदार तरीके से मैं सिखाने वाला हूं। तो जल्दी से पेन और कॉपी उठा लीजिए बिना देरी किए, क्योंकि कहते हैं ना कोई शिकवा होगी ना कोई बहाना होगा। आनंद सर की फिजिक्स वाली क्लास में शाम के 7 बजे जरूर आना होगा। सॉरी। तो गुड इवनिंग माय डियर ऑल। क्लास को जल्दी से शुरू करेंगे, जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे, है ना। तो मेरे साथ में सीखने के लिए मेरे सभी और सारे छापो सुल्तान आ चुके हैं, मुझे विश्वास है ना, आ चुके हैं। अभी कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि सर कभी कभी लेट में आते हैं तो 5 मिनट बाद जाएंगे हम, तो हम सर कुछ खाना पीना खा पी के ही बैठेंगे। आपका भूखा छापो सुल्तान रहता है ये सर, है ना। तो हाँ, एंजॉय सर के लिए क्या बोलना चाहते हो आप? क्या बोल रहे हो भाई? ना रोना धोने वाला इमोजी क्यों भेजते हो? सर मेरा नाम लीजिए ना भाई। नाम आप सभी का यहाँ पर ऐसे सेव रहता है और यहाँ पे सेव रहता है। ये तो हुई भावनात्मक बात, ये हुई प्रैक्टिकल वाली बात। सबके नाम सेव है, नाम बोलना यहाँ पर जरूरी नहीं है। आपके कमेंट पढ़ना जरूरी है, वो मैं पढ़ रहा हूँ, वो मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ। आपका कमेंट सोचो पढ़ लिया आपने, लिया बोला ना कि नाम नहीं लीजिए, नाम लीजिए मेरा, पढ़ लिया। तो मेरे इधर लाइट नहीं है, हाँ बहुत जगह लाइट नहीं है भाई, मौसम खराब चल रहा है, पटना में भी मौसम खराब है, क्या बारिश हुई है सर आप क्या? ओके चलो। तो प्यारे बच्चों गौर करेंगे, आज के क्लास के लिए हम पढ़ाने वाले हैं आपको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसकी? संधारित्र की। बहुत अच्छा टॉपिक है। अच्छा कल क्या पढ़े थे उसके लिए थोड़ा सा रिवीजन कर लिया जाए क्या? बोलो। अरे कल मतलब परसों, हाँ परसों क्या पढ़े थे उसके लिए थोड़ा सा रिवीजन कर लिया जाए। अच्छा आप लोग ये बताओगे कि जब संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या था? जल्दी से बस मुझे सूत्र बताओगे। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या था? सर हम बताएं सर, हम पहले हम संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन सर पहले हम बताएंगे। कौन बताएगा पहले? जो कोई पहले बताएगा वो पीछे आगे आए। 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। हाँ ये था ना। अगर बच्चों यहीं पर पूछे समांतर क्रम संयोजन, तो संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कौन बताएगा? समांतर क्रम संयोजन कौन बताएगा? सर मैं बताऊंगा, मैं ही बताऊंगा और कोई बताएगा भी नहीं। C = C1 + C2 + C3। अगर ये 3 संधारित्र हैं तो चाहे समांतर क्रम में जोड़ा जाए, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, इन्हीं चीजों को हमने पिछले लेक्चर में चर्चा किया था। अगर बच्चों यहीं पर थोड़ा सा हिंट के लिए बस बोलना चाहूंगा, बाकी आप चैप्टर 3 में पढ़ोगे बच्चों, चैप्टर 3 में पढ़ोगे, और ये चैप्टर 3 में जितनी बातें पढ़ोगे उसका कुछ % आपने 10th में भी पढ़ा होगा कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होगा। अगर बच्चों प्रतिरोध है, ठीक है, तो इनका श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है और समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। अगर श्रेणी क्रम संयोजन की बात होगी प्रतिरोध के लिए, तो बच्चों याद रखोगे R = R1 + R2 + R3 होता है। इस प्रकार से ये प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन है। और समांतर क्रम संयोजन प्रतिरोधों का क्या होता है? तो वो होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अर्थात दोनों एक दूसरे से क्या संयोजन? विपरीत हैं। दोनों का तरीका क्या है? थोड़ा सा अलग अलग है। जो इसका श्रेणी क्रम वो इसका समांतर क्रम, जो इसका समांतर क्रम वो इसका श्रेणी क्रम। ये चीजें याद रहनी। सर होमवर्क भूल गए? अच्छा होमवर्क भी दिए थे क्या? चलो वो तो आपका काम है ना, आप ही का काम है वो होमवर्क वाला काम। बता देंगे डीपीपी में क्या नहीं सॉल्व। डीपीपी नहीं बना है सर, प्लीज बता दीजिए। डीपीपी में नहीं बना है ना। चलो अच्छा, अभी मैं एक डाउट क्लास लूंगा ना, तो उसमें डीपीपी के क्वेश्चंस ही बता दूंगा। आप सहमत हो? HW समझ रहे हैं? ठीक है। डीपीपी के जो क्वेश्चन है, जो मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा, वो क्वेश्चन मैं एक डाउट क्लास जो लूंगा ना उसमें मैं बता दूंगा, या कह लो जो न्यूमेरिकल लूंगा ना वहां पर बताऊंगा, क्योंकि मैंने न्यूमेरिकल पोर्शन ही आपको ज्यादा दिए हैं, वही न्यूमेरिकल आपको नहीं आ रहे होंगे। बात इतनी सी है, क्लियर? आप पढ़ाएं, आगे बढ़ें, ठीक है।
चलो, तो ये रिवीजन की बात होगी बच्चों। जो हम लोगों को पढ़ना है वो आप लोगों का ये सीधे हेडिंग, क्या संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, वो भी कैसे संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, किसी आवेशित संधारित्र को आवेशित करने के लिए स्थितिज ऊर्जा उसकी क्या होगी, इस बारे में हम लोगों को लिखना है ना। आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो चलिए आप लोग अपनी कॉपी पे हेडिंग जरूर लिखिए, बाकी भले समझते समय ना लिखिएगा। आवेशित संधारित्र की, आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कैपेसिटर, चार्ज्ड कैपेसिटर। अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर हम बहुत ज्यादा इसका बेसिक नहीं जानते हैं, लेकिन आपने एडमिशन लिया, आपने भरोसा दिखाया, आपने अपने प्यारे गुरुजी एंजॉय, सर हम तो भाई आपके लिए प्यारे ही कहेंगे, हम तो आपके लिए प्यारे ही हैं, है ना, अपने आप में, नो डाउट। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो हमें बहुत प्रेम ना करता, बहुत स्नेह दिखाते हैं। बच्चों बात आती है कि संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा की, ध्यान से सुनना, एक एक शब्द पर गौर करना, मेरी बातें आपके कान पर बैठनी चाहिए और फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से यहां पर सेव होना, ठीक है, तुम्ही से बोल रहा हूं, सेव रहेगी। ध्यान से सुनना, नहीं 11th पढ़े हो फिर भी बताऊंगा कि वास्तव में स्थितिज ऊर्जा का काम क्या है, ठीक है बच्चों। इस शब्द पर गौर करना, ये क्या है, स्थितिज ऊर्जा। बात आ रही है ऊर्जा से। अब एक चीज ये जरूर आपको पता होगा कि ऊर्जा मतलब कार्य से मिलती है। ऊर्जा जो है वो कार्य कर, जब हम कार्य करते हैं तो वो किए गए कार्य में जो ऊर्जा की, मतलब कार्य कहां पर बदल रहा है, तो वो ऊर्जा में ही बदल रहा है। ये चीज तो पता है और 11th में सिखाया जाता है। लेकिन सर हमने 11th नहीं पढ़ा, इसीलिए तो आपके पास आए थे, हम भटकते भटकते क्या हमें गुरुजी फिजिक्स सिखा देंगे। तो बच्चों कार्य जो होता है वो ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, ये बात तो सत्य है। लेकिन अगर बात स्थितिज ऊर्जा की है, अगर बात बच्चों स्थितिज ऊर्जा की है तो वो केवल संरक्षी बलों की होगी। अगर स्थितिज ऊर्जा की बात हो रही है तो गतिज ऊर्जा तो और भी चीजों में हो सकती है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा जो प्यारे बच्चों होगी वो संरक्षी बलों में होगी, संरक्षी बलों में होगी, कंजर्वेटिव फोर्स में होगी। हे सर आप और कंफ्यूज कर रहे हैं, आप एक शब्द और ले आए, बताओ, समझाने की बात थी, एक शब्द और ले आए, हमने और भी जगह पढ़ा, लेकिन ये बात तो कहीं चर्चा ही नहीं हुई कि संरक्षी बलों की स्थितिज ऊर्जा होती है, क्योंकि ये तो सर 11th में कोई बताया नहीं, सही से एक्सप्लेन ही नहीं किया। संरक्षी बलों में स्थितिज ऊर्जा होती है, और संरक्षी बल क्या होते हैं ये नहीं पता। संरक्षी बल होते हैं कि जब संरक्षी बल की सहायता से आप कोई कार्य कर रहे होते हैं तो वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता, पथ पर निर्भर नहीं करता कि किस पथ से ले जा रहे हैं, इस पर नहीं निर्भर करता। हम ऐसे जाएं चाहे ऐसे जाएं, मान लो इस पॉइंट पे हमें जाना है तो चाहे ऐसे उड़ के जाओ, चाहे सीधे जाओ, चाहे नदी के नीचे से जाओ, ऐसे भी जाओ, पथ पर निर्भर नहीं करता। ऐसे बलों को हम संरक्षी बल कहते हैं, जिसमें से वैद्युत बल, गुरुत्वीय बल, ऐसे बल आते हैं। बात समझ गए। कभी घर्षण बल नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि घर्षण बल अगर चिकने तल पे चलेंगे तो घर्षण कम लगेगा, तो बच्चों वो संरक्षी बल नहीं है, वो असंरक्षी बल है। कौन? घर्षण बल। घर्षण बल असंरक्षी बल है, इसलिए घर्षण बल की स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है। अब बात आती है बच्चों की स्थितिज ऊर्जा संधारित्र की कैसे निकालेंगे। प्यारे बच्चों, एक ये बॉल नहीं, एक ये एक नहीं, एक आप थे, आप ही को मैं लेता हूं आज आपको, आज मैं आप ही का उदाहरण लूंगा और आप लोगों को परेशान करूंगा। आप पढ़ाई नहीं कर रहे थे, आपको मैंने उठाया इतने ऊपर ले जाके हाइट में रख दिया और बोला कि कल से पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे तो आज तुमको यहीं से मैं फेंक दूंगा, आज मैं तुमको यहीं से नीचे फेंक दूंगा, ऐसे। तो आपको मैंने इतनी हाइट पर पहुंचा दिया h। बच्चों आपका जो गुरुत्वीय बल है वो क्या है? mg, जो कि नीचे की ओर कार्य कर रहा है। mg नीचे की ओर कार्य कर रहा है ना बच्चों। लेकिन आपके पास स्थितिज ऊर्जा इस जगह पर कितनी है पता? इस जगह पर आपकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है? U बराबर है mgh। ये स्थितिज ऊर्जा होती है। ये कौन सी स्थितिज ऊर्जा है सर? ये है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ध्यान से सुन लो, बस एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके बाद इसको समझाऊंगा भाई, पक्का समझ में आएगा, एक एक चीज समझ में आएगी, इस बात की गारंटी मेरी है। समझ में आया पैसा वापिस। तो बच्चों ये इतनी हाइट पे ले गए, और जितनी हाइट पे ले गए तो वो मल्टीप्लाई में, ये 11th में सिखाया जाता है, ये डेरिवेशन करके आता है, U बराबर mgh प्रयोगों द्वारा प्राप्त किया गया। यहां से बच्चों अगर हम आपको नीचे छोड़े ना, धक्का दिए, पढ़ाई नहीं करते थे ना लोग, इतनी हाइट से ढकेल देंगे, थोड़ी बहुत तो चोट खाओगे ही। तो यहां आके टपाक से नीचे गिरे, टपाक से नीचे गिरे, ढेर हो गए, हाँ ढेर हो गए, दोनों हाथ ऊपर, ढेर हो गए ऐसे आगे ढेर हो गए। तो आपको जो भी चोट लगी हो, पता नहीं, थोड़ी बहुत तो चोट लगी, आप फिर भी नहीं माने कि सर एक बार था, इतने भोले भाले सर हैं, आप दोबारा नहीं ऐसा करेंगे। दोबारा फिर आपने होमवर्क नहीं किया,
दोबारा आपने फिर होमवर्क नहीं किया, फिर चले आए, मैंने कहा रुको फिर बताते हैं आज तुमको, दांत निकाल रहे थे, मैंने फिर आपको इतनी हाइट पे ले गए आपको। अब ये हाइट जो है एच डैश है, दूसरी है, मतलब ज्यादा हाइट है, तो यहां पर आपके पास स्थितिज ऊर्जा U बराबर mg h डैश है। बच्चों हाइट अब ज्यादा है, अभी भी आपका गुरुत्वीय बल तो mg ही है, लेकिन अब हाइट ज्यादा होने की वजह से बच्चों आपकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ज्यादा हो गई। इसलिए अब अगर मैं आपको हाइट ज्यादा हो गई ना, यहां पर धक्का दूंगा तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, और वो पोटेंशियल एनर्जी आई कहां से, स्थितिज ऊर्जा आई कहां से? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, वो आई मैंने आपको दी है। कहां से दी सर? मैंने आपको यहां से, ये यहां थे, जमीन पे खड़े थे, आपको उठा के ले जाके ये पटक दिया। जब यहां ले गए तो मेरे द्वारा कार्य किया गया, मेरे द्वारा आपको वहां तक पहुंचाने के लिए कार्य किया गया, और वो जो कार्य था वो आपके पास स्थितिज ऊर्जा के रूप में आ गया, पोजीशन मैंने बदल दिया। वास्तव में बच्चों स्थितिज ऊर्जा की कोई डिफिनीशन है ही नहीं, स्थितिज ऊर्जा की डिफिनीशन नहीं होती, बल्कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन की डिफिनीशन होती है। यहां पर भी आपके पास स्थितिज ऊर्जा थी, यहां भी आपके पास स्थितिज ऊर्जा थी, और इसके बाद यहां पहुंचे तो वहां भी स्थितिज ऊर्जा है। इसलिए स्थितिज ऊर्जा हर स्थिति में होती है, चाहे आप जहां भी रहें। शिव ही सत्य है, वही सुंदरम है। आप किसी भी हाल में कहीं पर भी, कहीं जगह पे भी रहेंगे, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। इसीलिए बोलते हैं पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब संरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, ना कि स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। स्थितिज ऊर्जा प्रॉपर की कोई डिफिनीशन है ही नहीं, आज तक किसी भी हिस्ट्री में अगर कोई बोलता हो तो ये बिल्कुल गलत है। प्रॉपर स्थितिज ऊर्जा की डिफिनीशन नहीं है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन की डिफिनीशन है पूरी फिजिक्स में। तो इस वजह से ये चीज जान लो, आप चाहे जहां पर भी रहो, यहां पर भी आपके पास स्थितिज ऊर्जा mgh। अगर बच्चों हाइट पृथ्वी से नहीं है तो स्थितिज ऊर्जा हम कहेंगे भले जीरो है, लेकिन है, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माना जाएगा, क्योंकि आप जिस भी स्थिति में है, थोड़ी है, कम है, ज्यादा है, पता नहीं, लेकिन स्थितिज ऊर्जा है, ये जान लो। क्लियर है? हाँ ए पकुनिया, तुम जान हो जान, हम तुमको इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, कितना चाहते हैं क्या बताएं, यहां से फेंक के बताएं, यहां जाके ढेर हो जाओगे फालतू में, चोट वोट लग जाएगी। ये चीज है बच्चों, और यही चीज यहां पर भी हम अप्लाई करेंगे, लागू करेंगे। ध्यान से सुनना और गौर करना मेरी बात पर, ये चीज समझ में आ गई होगी डिटेल, यहां पर समझाने की जरूरत है। इसको इरेज कर दे, इसको इरेज कर दे डाटा को, है ना। ये तो मैं समझा रहा था, बस आपके 11th में था ये कहां था बच्चों, 11th में था ये टॉपिक, और इस वजह से मैं समझा रहा था। ठीक है, क्लियर सर? बिल्कुल समझ गए हम बिल्कुल समझ गए सर, हमें और ना समझाइए। साफ कर दे कि रहने दे? हाँ, अब देखो आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब देखो मैं परिभाषा क्या बना रही हूं, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा अगर लिखने के लिए आएगा 2 नंबर में तो कैसे लिखोगे? लिखोगे किसी भी संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा या संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, उस संधारित्र को आवेशित करने में, संधारित्र जो है उसको हम आवेश देंगे तभी वो आवेशित होगा, तो संधारित्र को आवेशित करने में बाह्य स्रोत द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है, बाह्य स्रोत द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। एक सुंदर सी डिफिनीशन इन्हीं शब्दों में आपको लिख लेना है। ठीक है, चलिए मस्त सी डिफिनीशन पहले लिखते हैं। किसी आवेशित संधारित्र, किसी आवेशित संधारित्र, किसी आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, किसी आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उसे, किसी आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उसे आवेशित करने में, से आवेशित करने में, आवेशित करने में बाह्य स्रोत द्वारा, आवेशित करने में बाह्य स्रोत द्वारा, बाह्य स्रोत द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। बाह्य स्रोत द्वारा किए गए कार्य के, किए गए कार्य के बराबर होती है, किए गए कार्य के बराबर होती है। ठीक है, किसी आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उसे आवेशित करने में बाह्य स्रोत द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। अब बात सिंपल सी है, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, ये आपने संधारित्र समांतर प्रेरक संधारित्र तो देखा ही था। अब इसको हम किसी भी बाह्य स्रोत से क्या कर रहे हैं बच्चों, आवेश दे रहे हैं Q कूलम का। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं बच्चों,
क्यू कूलाम का आवेश दे रहे हैं, इसको हमने बैटरी से जोड़ रखा, सॉरी पृथ्वी से जोड़ रखा है। ध्यान से सुनेंगे, बस समझने वाली बात है। और यहाँ पर बच्चों इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल डी है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना है, ई है। ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर है। ठीक है, कोई भी संधारित्र हो सकता है भाई, यही जरूरी नहीं है कि ये केवल समांतर प्लेट ही संधारित्र के लिए हो, गोलीय भी हो सकता है। ठीक है, गोलीय भी हो सकता है, या बच्चों बेलनाकार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम बता रहे हैं स्थितिज ऊर्जा और किए गए कार्य के बराबर होती है। सर कार्य कौन सा, मैंने परिभाषा में बताया कि बाह्य स्रोत द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। अरे बाह्य स्रोत द्वारा, अच्छा इस संधारित्र को मैं क्यू कूलाम का आवेश दे रहा हूं तो किया गया कार्य बताओ। अरे बच्चों अगर इकट्ठे हम कार्य निकालेंगे ना तो परेशान हो जाएंगे। कभी भी काम करना तो छोटा पहले स्टेप लेना। कहते हैं शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है, महान बनने के लिए शुरुआत करनी जरूरी है। मतलब बहुत सारा आवेश इकट्ठे देने की जरूरत नहीं है, पहले छोटा सा आवेश दो, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, खूबसूरत सी भाषा में लिखेंगे, किसी संधारित्र को, कोई भी संधारित्र हो सकता है, किसी संधारित्र को सूक्ष्म आवेश एकदम छोटू सा देंगे पहले। भैया काहे लिए हम बड़ा काम करें, हम निर्धन व्यक्ति गरीब आदमी काहे लिए इतना बड़ा काम पहले करेंगे, पहले शुरुआत करेंगे छोटे से काम से। तो किसी संधारित्र को सूक्ष्म आवेश डीक्यू देने में, किसी संधारित्र को सूक्ष्म आवेश डीक्यू देने में बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य, बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य। अच्छा, जब किसी स्रोत को आप आवेश देते हो तो क्या होता है, उसके विभव में कुछ ना कुछ वृद्धि होती है। तो अगर विभव के पदों में हम कार्य की बात को लिखें, और बच्चों एक चीज बताओ कि कार्य की वैल्यू अगर छोटा सा आवेश देंगे तो छोटा कार्य ही ना होगा, कोई बहुत बड़ा काम कर दोगे। आपसे हम कहें कि 10 किलोमीटर जाना है, लेकिन आप 10 कदम चल के आए, सर हम तो चल के आ गए, तो 10 कदम चलोगे तो मतलब आपने बहुत छोटा काम किया पहले। अरे चलना 10 किलोमीटर दूरी है, चले 10 कदम हो और बोल रहे हो कि सर हमने तो थोड़ा काम किया। हम खुश होंगे जरूर, क्योंकि आप छोटे छोटे स्टेप में ही आगे बढ़ोगे, लेकिन 10 कदम चलने के बाद इतना भी खुश नहीं होगे। इसलिए आपके कार्य को मैं छोटू सा लगाऊंगा, डी लगा दूंगा सामने, डिफरेंशियल वैल्यू बोलूंगा इसे बोलेंगे डिफरेंशियल वैल्यू। छोटू सा काम किया आपने, और छोटू से काम के लिए छोटू डी डब्ल्यू बराबर बी डी क्यू होगा। सर ये क्या, हाँ भैया आपने विभव का सूत्र पढ़ा है, V बराबर डी डब्ल्यू अपान में डी क्यू, ये सूत्र पढ़ा है, यहाँ इतना घबराने की जरूरत नहीं है, इतनी आंखें बड़ी करने की जरूरत नहीं है। V बराबर डी डब्ल्यू अपान में डी क्यू पढ़ा है, विभव का सूत्र V बराबर डब्ल्यू अपान में क्यू। अरे आप समझे महापुरुष महादेवियों, V बराबर डब्ल्यू अपान में क्यू नॉट पढ़े हो, वही सूत्र है ये, बस छोटे पदों में लिखा है छोटू काम के लिए। अब ये विभव की वैल्यू आपको पता है, ये संधारित्र की बात हो रही है, और संधारित्र में अगर हम इसको आवेश दिए तो इसके विभव में वृद्धि घटना बढ़ना जो भी हुआ तो इसकी धारिता ना निकाल रहे हैं, तो धारिता के पदों से, धारिता बराबर क्यू अपान में पी से V बराबर क्यू अपान में सी होगा कि नहीं, अरे होगा कि नहीं, तो यहां पर होगा डी डब्ल्यू बराबर V की जगह पर क्यू अपान में सी और इनटू का डी क्यू। हमें धारिता के पदों में, संधारित्र की धारिता के पदों में हमें सूत्र निकालना है स्थितिज ऊर्जा का, इसलिए मैंने ये काम किया सीधे साफ शब्दों में। हमें माफ करना, मैं क्योंकि वही काम करूंगा, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा निकालना है तो उसकी धारिता निकालेंगे, और मेरे यहां यही होता है। क्या, V की जगह पर हम क्यू अपान में सी लिखे, हाँ, और ये डी डब्ल्यू बराबर क्यू अपान में सी मिला। ये तो छोटू सा कार्य था ना, एकदम छोटू सा। अगर बड़ा कार्य करना है तो क्या करेंगे, बड़ा कार्य। अरे इसके पास कोई आवेश नहीं था भैया, 0 आवेश था, लेकिन 0 से मैंने इसे कितना आवेश दिया है, क्यू कूलाम का आवेश दिया है। कुछ भी नहीं था इसके पास, बेचारा खाली था, एकदम कुछ नहीं था इसके पास, खाली जेबें, मतलब कह रहे आवेश के लिए भीख मांग रहा था कि हमको कोई आवेश दे दो। तो इसके पास 0 आवेश था, लेकिन मैंने बढ़ा करके क्यू कूलाम का आवेश कर दिया, और इसी को बढ़ाने में किए गए कार्य को ही, जो मैंने इस पे कार्य किया कि क्यू कूलाम का आवेश दिया, वही कार्य इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। तो अब मैं लिखूंगा आगे क्यू कूलाम आवेश देने में किया गया कुल कार्य। आओ आगे, संधारित्र को शून्य से क्यू कूलाम तक आवेश देने में किया गया कुल कार्य, 0 से क्यू कूलाम तक आवेश देने में किया गया कुल कार्य। अब बताओ कौन आएगा यहाँ पर, अब यहाँ कौन आएगा, यहाँ आएंगे आपके बड़े मियाँ, छोटे मियाँ बड़े मियाँ, सुभान अल्लाह। समाकलन को लाएंगे, और समाकलन डी डब्ल्यू LHS बराबर समाकलन RHS में है क्या, क्यू अपान में सी इंटू डी क्यू
बोलो मेरे दोस्त, क्या यही है? Q अपान में C इंटू डी क्यू डी डब्ल्यू, दोनों पक्षों का क्या हुआ? समाकलन हुआ। और आवेश को मैं 0 से Q कूलाम तक बढ़ाया हूं। पहले संधारित्र के पास कोई आवेश नहीं था, फिर मैंने Q कूलाम आवेश तक बढ़ाया, तो ये लिमिट हुई लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट Q। और अब हल करना शुरू करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान देना। इधर कुछ भी नहीं है, 1 है, तो याद रखना D के साथ में जिस जो लिखा हुआ है ना W, वही आएगा, केवल यहां पर W ही आएगा। क्या आएगा? केवल W आएगा। बराबर में इसको वैसे लिखेंगे, क्या बच्चों? Q डी क्यू, ये 1 अपान में C बाहर आएगा क्योंकि कांस्टेंट है। D के साथ में जो लिखा होता है, जैसे Q यहां पर लिखा हुआ है, इसका मतलब है Q के सापेक्ष समाकलन। किसका? तो Q के सापेक्ष समाकलन Q बटे C का, तो C नहीं होगा समाकलन। क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट है। केवल Q का समाकलन होगा, इसलिए समाकलन के चिन्ह के भीतर 0 से Q, और ये वाला Q यहां पर होगा और ये dq होगा। अब समाकलन होगा। और बच्चों इसके समाकलन के लिए एक सूत्र याद रखना जिंदगी भर। क्या? समाकलन का सूत्र होता है कि अगर x की पावर n और dx लिखा हुआ है, तो सूत्र होता है x की पावर n+1 अपान में n+1। और यहां पर क्या है? यहां पर तो यह है कि Q है और Q की पावर 1 है, तो यहां पर वैल्यू आएगी 1 अपान में C। और Q की पावर 1 लिखा है ना, तो आप ही बताओ, आप ही बताओ, क्या Q की पावर 1 है? तो Q की पावर 1+1। अरे Q की पावर 1 का मतलब ये n है, कितना है? 1 है। और अगर ये n यहां पर 1 है, तो सूत्र क्या होता है? n+1, 1 अपनी तरफ से आता है, तो n की जगह तो 1 रखे ना, 1+1 रखेंगे कि नहीं? नीचे भी 1 बढ़ाएंगे कि नहीं? हाँ, और लिमिट क्या लिखेंगे? 0 से Q। आगे देखो, 1/C, 1/C, ओके, Q²/2, अरे 1+1 ये हो जाएगा ना। अब आगे स्टेप क्यों लिखे यार, इतना तो समझदार हो। Q की घात 2/2 होगा। चलो अपर लिमिट सीधे अप्लाई करो अब यहां पर, तो अपर लिमिट Q की जगह Q ही लिखेंगे, तो Q²/2 ही रहेगा। फिर माइनस बच्चों अपनी तरफ से आता है, ये अप्लाई करना सीख लो, कई बार बता चुका हूं पूरी फिजिक्स में, चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 10 तक चलेगा, 15 तक चलेगा, इसलिए याद रखो। फिर बच्चों जिसके सापेक्ष समाकलन किए, वो जहां कहीं भी यहां पर दिख रहा है वहां पर फिर लोअर लिमिट रखना। ये माइनस अपनी तरफ से लगाया जाता है, फिर उसकी जगह पर लोअर लिमिट, तो 0 की पावर में 2, भाई 1+1 तो 2 है ना, बटे में 1+1 2। अब आप ही बताएं, ये टर्म तो टोटल 0 होगा, केवल Q²/2 बनेगा। यही बच्चों W बराबर आ गया, इसको थोड़ा ढंग से लिख दें, 1/2 है ना, Q² में C। प्यारे बच्चों ये कार्य आ गया। अब परिभाषा से, स्थितिज ऊर्जा के परिभाषा से क्या मिलेगा? स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से यही कार्य स्थितिज ऊर्जा में बदलता है। स्थितिज संधारित्र की, आगे चलूं, नेक्स्ट स्लाइड में चलूं कि यहीं पर लिख दूं? नेक्स्ट स्लाइड में चलूं बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड में आइए। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से, स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से, परिभाषा ये कहती है, क्या कहती है? इत्यादयाताज स्थितिज ऊर्जा होती है, W के बराबर होता है। तो बच्चों W बराबर U, मतलब कार्य W बराबर स्थितिज ऊर्जा U, स्थितिज ऊर्जा U, कैपिटल U है। इस प्रकार प्यारे बच्चों U बराबर आपको मिलेगा क्या? U बराबर 1/2 Q² में C। ये एक फार्मूला हो गया। ऊर्जा है तो मात्रक क्या होगा? जूल होगा। अब देखो, यदि प्यारे बच्चों, यदि Q बराबर V हो, तब U बराबर होगा 1/2, Q की जगह पर जरा C भी रखो, तो C का होल स्क्वायर बटे में लिखेंगे। ये क्या मिलेगा? 1/2 C² V² बटे में C से ये कैंसिल आउट होगा, तो ये आएगा प्यारे बच्चों U बराबर में देखो इसी जगह के पर Q की जगह पर CV रखे, मतलब संधारित्र और विभव के पदों में मैंने निकाल दिया, तो ये 1/2 CV²। ये भी प्यारे बच्चों एक संधारित्र की धारिता का, मतलब संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हो गया इतने जूल। अभी क्या और परिवर्तन हो सकता है? देखो QC CV, अभी हम Q और V के पदों में भी कर सकते हैं, Q और V के पदों में, अर्थात C को गायब कर दो, यहां भी C है, यहां भी C है, अभी हम C को गायब कर सकते हैं। देखो यदि C बराबर Q में V हो, तब U बराबर क्या बच्चों? C बराबर Q में V हो, तो क्या होगा? 1/2 C की जगह पर क्या रखना है? Q में V, इंटू का क्या होगा? ये V² होगा। तो ये
एक भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो केवल क्यू ही मिलेगा। अर्थात प्यारे बच्चों यहाँ पर आएगा u बराबर 1/2 और q इंटू वी, क्यू इंटू वी। यही प्यारे बच्चों हो गया इस संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का एक और सूत्र। इस प्रकार से प्यारे बच्चों संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के 3 प्रकार से सूत्र मैंने बना दिए, 3 प्रकार से सूत्र मैंने बना दिए। क्या बच्चों पैनल के ऊपर कुछ लिखा है तो उसके बारे में क्या बोले? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। चित्र जरूरी है? नहीं, चित्र नहीं जरूरी है। ये जो फिगर बनाए बच्चों ये जरूरी नहीं है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। सर आपसे पहले डेरिवेशन कर लिया हूँ बॉस जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। गुरुजी नीट लेवल का फिजिक्स पढ़ाइए। सही गुरुजी। भाई फाउंडेशन बैच ऐसा ही चलता है, फाउंडेशन ऐसा ही बैच है, और नीट के हिंदी मीडियम के बैच की तैयारी अगले साल हम लोग कोशिश करेंगे लेकर के आए, ठीक है। सर मेरा कमेंट नहीं जाता है, आता है सबका। यू आर गुरुजी महान, थैंक यू। बताओ ये समझ में आ गया? रिपीटेड दीज लाइन्स, ओके आई इंटरेस्टेड। देखो संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा की बात की थी तो मैंने आपको पहले शुरू में यह समझाया, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जैसे 11th में पढ़े थे संरक्षी बलों की, ठीक वैसे ही वैद्युत बल एक संरक्षी बल है, इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। और वैद्युत बल यहाँ 2 प्लेटों के बीच कार्य कर रहा है संधारित्र में, ठीक है। तो इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी ये कैसे पता करें? तो हमने ये भी कहा कि संरक्षी बलों को क्या करते हैं, मतलब संरक्षी बल की सहायता से जब हम कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर हम क्या कार्य कर रहे हैं कि इस संधारित्र को आवेशित कर रहे हैं, आवेशित कर रहे हैं। तो आवेशित करने में किया गया कार्य ही उस संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ये मैंने छोटी सी एक बढ़िया सी प्यारी सी नन्ही सी डिफिनीशन लिखी है ना, डिफिनीशन लिखी है छोटी सी, इतनी छोटी नहीं है कि आप रोने लगोगे, इतनी बड़ी भी नहीं है कि आप रोने लगोगे, और इतनी छोटी भी नहीं है कि खुश हो जाओ है ना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, जितनी चाबी भरी राम ने। अभी मैं गाना नहीं गाऊंगा, अभी समझाऊंगा। तो बच्चों किसी संधारित्र को सूक्ष्म आवेश जो डीक्यू, पहले हम छोटा सा कार्य करेंगे, मैंने सिखाया पहले ही बताया था, छोटा सा आवेश देंगे, पहले छोटा काम करो, इकट्ठे काम करोगे तो थक जाओगे। तो छोटा डीक्यू आवेश देने में किया गया कार्य, तो विभव की परिभाषा से डीडब्ल्यू बराबर वीडीक्यू हुआ। हम कुल कार्य निकालेंगे तो पहले विभव को बच्चों संधारित्र है ना तो उसकी धारिता के पदों में बदल लो, तो v बराबर क्यू अपान में सी, ये भी पढ़े हो सूत्र, तो यहाँ पर क्यू अपान में सी डीक्यू हो। आगे चलते हैं। हमने क्या किया, आवेश को कहा किया गया कुल कार्य निकालना है। तो हम आवेश तो हमको नहीं पता है भाई उस पर कितना था, संधारित्र में 0 आवेश था, हमारे लिए तो 0 ही था। तो 0 से जितना हमने दिया है उस आवेश को देने में किया गया कार्य, तो 0 से क्यू लिमिट रखेंगे बच्चों समाकलन में, ठीक है। तो क्यू अपान में से डी क्यू हुआ। समाकलन की पूरी विधि को प्यारे बच्चों, जब मैं कहता हूं ना कि डेरिवेशन दोबारा देखना, जब भी कभी बोलता हूं कि जिनको ना समझ में आया डेरिवेशन दोबारा देखना, उनको मैं इसीलिए समझाता हूं कि भाई मेरे कुछ तुम भी कष्ट कर लो। ये चीजें आपके बार बार प्रैक्टिस करने और आपके देखने से ही आएंगी। मेरे बार बार एक चीज को बताने रहने से ये मेरी बेवकूफी है कि आप नहीं कर रहे हो वो चीज। तो ध्यान से सुनोगे, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये सूत्र है बच्चों समाकलन का, ये मैथ के हर एक बच्चे को पता है। तो यहां पर x की पावर n जैसा ये c जो है, क्योंकि d के साथ में q लिखा हुआ है, मतलब q के सापेक्ष समाकलन, तो c हुआ अचर पद कांस्टेंट, तो इसको समाकलन के चिन्ह से बाहर रखेंगे, ठीक है, इसको समाकलन से बाहर रखेंगे, इसका समाकलन नहीं होगा। समाकलन केवल q का होगा, जहां जहां q होगा, तो q तो एक ही जगह है और q की घात 1 है, तो x की पावर n का समाकलन होता है x की पावर n+1 बटे n+1, मतलब एक घात बढ़ जाती है। तो वही जैसे एक घात थी तो अब ऊपर 2 नीचे भी 2/2 हो गया, यहाँ 2/2 ही लिखा हुआ है। तो सीधे मैंने यहाँ पर लिमिट अप्लाई किया, पहले अपर लिमिट क्यू की जगह, फिर क्यू की जगह लोअर लिमिट। लेकिन काम क्या करना होता है, पहले अपर लिमिट अप्लाई करके फिर माइनस लगाइए और फिर लोअर लिमिट रखिए यहाँ पर, तो 0²/2 और हल करके ये आया W बराबर इतने जूल। और बच्चों यही कार्य सेम यही कार्य W बराबर 1/2 Q²/C बच्चों, ठीक वही चीज लिखी यही परिभाषा से ये। फिर इसको कन्वर्ट करते गए, Q को गायब किए तो CV लिखे, फिर C को गायब किए तो बच्चों क्या लिखे, QV लिखे। इस पदों में 3 प्रकार से ये संधारित्र सूत्र आ गया। स्थिति ऊर्जा 14 अप्रैल, हाँ भाई आज भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भीमराव अम्बेडकर जैसा व्यक्तित्व उस कार्यकाल में से लेकर के अब तक तो नहीं हुआ है, जिन्होंने अपने वर्ग एवं समाज के लिए, देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी और हमेशा देश के उत्थान के लिए, देश में कह सकते हैं समानता का भाव, सदृशता का भाव बने, इसके लिए जो सौहार्द होता है लोगों के दिलों में उसको जगाने का काम किया और उसको बताने का काम किया। इकोनॉमिक्स से, लॉ से 3 उन्होंने PhD की थी, और ऐसे नहीं कैलिफोर्निया ऐसे यूनिवर्सिटी में जाकर के की जहां पर जाने के लिए लोग सपना देखते हैं। मतलब इतना टैलेंटेड व्यक्ति तो अपने आप में बहुत खास थे। और जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। अगर वो संविधान न बना होता तो शायद अभी आज़ादी की
जो मतलब और देश प्रेशर बनाते हैं ना, ऐसा तो था नहीं कि, क्योंकि बच्चों गरम दल नरम दल सभी नेता थे, है ना, कुछ लोगों ने अब शहीद भी हुए और सब काम करना जरूरी था भाई। अंग्रेजों के मन में दहशत बनाने का काम चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु ऐसे लोगों ने किया जो उनके मनों में दहशत बना दिए। संसद में जाके बम फोड़ दिए भगत सिंह जी, बताइए कितना महान कार्य था। उनके दिलों में दहशत बैठ गई कि अब जो ज्वाला है ना वो फूट चुकी है ना। मंगल पांडे, झांसी की रानी, ऐसी क्रांति जब चली तो वो लड़ाइयाँ जो हुई तो बच्चों एक हमारे दिलों में प्रेरणा देती है। ये चीज़ हमेशा याद रखें कि हर कोई अपने आप में जो आज़ादी की लड़ाई के नेता थे सबके अपने अपने कार्य थे। महात्मा गांधी जी भी, उनको भी ये पता था कि अगर हम जितना ज़्यादा उन्माद फैलाएंगे तो आज़ादी मिलने वाली नहीं है, कि भाई हम अपनी ताकत से अगर जितना होता तो पहले ही जीत लिए होते। हमें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी प्रेशर बनाना, इंग्लैंड में भाई, इंग्लैंड में वहाँ विक्टोरिया बैठी है, शासन यहाँ चला रही है, तो उनको भी था कि भाई हमारा जब प्रस्ताव पास होगा तभी जाके हमें आज़ादी मिलेगी कानूनी तौर पर, ऐसे तो लड़ भीड़ के तक मिलने वाली नहीं है। तो वो भी उन प्रस्तावों पर लगातार लगे हुए थे, लाठियाँ खाते थे, दफ्तर जाते थे, बार बार लाठी खा के आदमी टूट रहा है। तो बहुत सारी तरकीबें थी, हम किसी को भी कुछ नहीं कह सकते। उस समय की जो थी सबका अपना अपना योगदान था। मुस्लिम वर्ग के लोग वहां पे भी कितने लोग आए और अब आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके 13 साल का लड़का फांसी के फंदे पर झूल गया मुस्लिमों में। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं बच्चों उस समय चली थी। और उस दौरान के जन्मे हमारे डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर जी ने संविधान का जो निर्माण किया वो बहुत जरूरी था। तभी बच्चों जब संविधान हुआ ना तब वहां पर प्रेशर बना, तब इंग्लैंड ने कहा कि हाँ भाई अगर संविधान है तो भाई हम दे रहे हैं आज़ादी, ये लो क्या करें। क्योंकि ऊपर से फिर सभी देश प्रेशर बनाने लगे थे ना कि भाई तुम कह रहे थे आज़ादी नहीं देंगे, आज़ादी नहीं देंगे अभी तक, क्योंकि उनका संविधान नहीं है, अब तो है संविधान, अब तो दो ना। तब बच्चों ये आज़ादी के प्रस्ताव पारित हुए, है ना, ठीक है। एक पृष्ठभूमि तैयार होती है तब जाके चीज़ें चलती हैं। तो उसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान था और आज उन्हीं की जयंती है जिसमें पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है ना। गांधी जयंती जैसे मनाते हैं, भीमराव साहब अम्बेडकर की भी जयंती उतनी ही महत्वपूर्ण है। आगे चलेंगे बच्चों, क्या अब हमारी बात होगी, ये चीज तो हो गई ना। अब बच्चों हमारी जो बात होगी वो ऊर्जा घनत्व पर होगी। ऊर्जा घनत्व सर इसके बारे में भी हम लोग पढ़े हैं, कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा, ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो समांतर प्लेट संधारित्र जो है ना उसके बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व, आइए देखते हैं। आवेशित, हेडिंग लिखे सभी लोग अपनी कॉपी में, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र। अभी बच्चों मैं पूरी थ्योरी पढ़ा रहा हूं, कहीं पर भी अभी मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ज्यादा मैंने इसमें सॉल्व नहीं किया, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो डेरिवेशन है ना बड़े बड़े हैं, थोड़ा सा मतलब लेंथी हो जाते हैं, और मुझे लगता है कि मैं उस पर 100% दे करके मैं बच्चों के दिलों में बिठा पाऊँ, उनके मन में सेट कर पाऊँ, ताकि उन्हें कभी कोई समस्या ना हो। इस वजह से मैं पहले डेरिवेशन को फोकस कर रहा हूं बच्चों। अगर मैं थ्योरी को अच्छे से नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिजिक्स में थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा बच्चों तभी आपका न्यूमेरिकल आएगा, तभी न्यूमेरिकल आएगा। ये आएगा तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपके अंदर समझ है प्यारे बच्चों, एक समझ उत्पन्न होगी कि चीजें क्या प्रोसेसिंग है फिजिक्स में, चैप्टर बाय चैप्टर एक कहानी की तरह याद होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। 99% बच्चों इसी का योगदान है। अब 1% में न्यूमेरिकल इसी पर डिपेंड है कि जब थ्योरी आएगी तो न्यूमेरिकल, ये बच्चों प्रैक्टिस पर आता है, ये प्रैक्टिस पर आता है। इसलिए थ्योरी में जो जितने भी डेरिवेशन है बच्चों ऑलरेडी वो एक न्यूमेरिकल का ही रूप होते हैं। डेरिवेशन में कि आगे क्या फार्मूला लगाना है, आप क्या बनाना है, आप क्या स्टेप आएगा, प्रिंसिपल क्या था, उस प्रिंसिपल को अपने दिमाग में बिठाना और फिर सेट करके आगे बढ़ना। तो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, और इसी से प्यारे बच्चों आपके ऑब्जेक्टिव हैं और इन्हीं से आपके सब्जेक्टिव हैं, ठीक है। तो लिखने की जरूरत नहीं, मैं बस समझा रहा हूं, तो प्लीज इस चीज को इग्नोर नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को ज्यादा समझना है। न्यूमेरिकल रहे, प्रैक्टिस से आएगा, फिर कह रहा हूं प्रैक्टिस से आएगा, और ये प्रैक्टिस में आगे 3-4 लेक्चर में करवाऊंगा आपकी, ठीक है। तो परेशान मत होना किसी भी चीज के लिए, हम तुम्हारे साथ हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। बच्चों बात क्या कर रहे थे, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, हेडिंग लिखिए सभी लोग। आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच, प्लेटों के समान संधारित्र की प्लेटों के बीच के वैद्युत क्षेत्र में, बीच के प्लेटों के बीच के वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व, वैद्युत क्षेत्र में समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच के वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व, चलिए ये लिखिए ऊर्जा घनत्व। बच्चों जो ऊर्जा घनत्व है ना उसको स्मॉल यू से लिखेंगे, ऐसा नोट कर लेना, ठीक है, ऐसा इसको नोट कर लेना। मैं दिख रहा हूं फिर भी ऐसे लिख दे रहा हूं तो, ठीक है। हाँ ये हो गया भाई, ये हेडिंग है, लिख लो आप लोग भी, लिख लो आप लोग भी, ठीक है। जो बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र होता है, ये समांतर प्लेट संधारित्र है, इसकी ये प्लेट है जिसको मैंने किसी भी बाह्य स्रोत से
आवेश दिया है क्यू कूलाम का, तो इसके पास स्थितिज ऊर्जा भी है, और ये इस पर प्रेरक के कारण ऋणावेश आया, तो इसके बीच में वैद्युत क्षेत्र ई है, इनके प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल टी है, ठीक है। और इस वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व कितना है? ऊर्जा घनत्व मतलब समझ रहे हो? मतलब समझ रहे हो? इनके बीच में है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी, तो प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा घनत्व कितना है बच्चों? ये है इनकी प्लेटें, पहली प्लेट ये है, ये दूसरी प्लेट है संधारित्र की, ठीक है। अब प्लेटें सर कैसी, मतलब नहीं समझ पा रहे हैं सर, प्लेटें कैसी, प्लेटें कैसी मैं कैसे बताऊं? बताता हूं, एक सेकेंड। ये है बच्चों, ये एक आवेशित प्लेट है, इसको मैंने आवेश दिया है और इस पर फैला है। लेकिन अब देखो, क्या आपको ये लग रहा है कि ये बहुत चौड़ी प्लेट है? बताओ, अगर पीछे का हिस्सा आपको ना दिखाई दे, ऐसे रहे, आपको लगेगा सर ये तो ऐसे प्लेट है, ये भी वैसे ही प्लेट है, ठीक है। अच्छा, इसको और तरीके से बना दूं क्या? एक सेकेंड, और अच्छे से मैं बनाता हूं तुम लोगों के लिए ना, मैं कुछ भी कर दूं, समझ में आना चाहिए बस, ना समझ में फिर पिटाई निश्चित है आपकी, फिर पिटाई निश्चित, फिर मुझे नहीं कहना, फिर बहुत पीटेंगे सही। अगर इतना कुछ करने के बाद भी ना समझ में आया ना, फिर पीटेंगे। क्यों नहीं हो रहा भाई? तो देखते हैं बना के कैसे कर। नहीं, ये भी नहीं सी। देखो, एक प्लेट ये हो गई और एक प्लेट ये हो, एक प्लेट ये हो। ओहो, अच्छा ऐसे है प्लेट है, ठीक है, ध्यान देना ऐसे। आप देखो बच्चों, इसको मैंने बाह्य स्रोत से आवेश दिया, ठीक है, ये प्लेट है, इसको मैंने बाह्य स्रोत से आवेश दिया है क्यू कूलाम का। इसका जो क्षेत्रफल है ना, इसके जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो है ए, इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल भी ए है। इसमें प्रेरण के कारण भीतरी भाग में क्या बच्चों आया है? ऋणावेश आया है। इन दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है, इन दोनों प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र है वो ई है। ये बात समझ गई इतनी? ये संधारित्र की पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, और दूसरी प्लेट को बच्चों किससे जोड़ा गया है? पृथ्वी से जोड़ा गया है, पृथ्वी से जोड़ा गया। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ मेरे दोस्त? क्लियर हुआ? इतना बात समझ में आ रही होगी, है ना? तो बच्चों हमें बताना है ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व तो होता है प्रति एकांक आयतन की, तो प्रति एकांक आयतन का मतलब बच्चों ये हुआ कि संधारित्र की प्लेटें हैं, और इस प्लेट ऐसी ही दूसरी प्लेट इधर भी है। अब ये देखो, ये मेरी दो प्लेटें हैं, हथेली मेरी दोनों प्लेट बन गई। अब इस प्लेट के क्षेत्रफल भी है और इधर भी क्षेत्रफल उतना ही है। अब इनके बीच का जो रेंज होगा हथेली की तरह गोल गोल, वो ऐसे सोचो यहां पर एक क्यूब बना हुआ है ऐसे गोल गोल, सोचो, इमेजिन करो। और उसके किसी भी पॉइंट पर हम अगर ऊर्जा मापेंगे तो ऊर्जा नहीं, ऊर्जा घनत्व मापेंगे, क्योंकि ऊर्जा की मात्रा हम ऐसे माप ही नहीं सकते। प्रति एकांक आयतन, आयतन सर क्यों? क्योंकि देखो इतनी लंबाई चौड़ाई इसकी है, और फिर ये ऊंचाई, अरे ये लंबाई चौड़ाई मान, नहीं ऊंचाई, दूरी जो हो गई, मतलब इसकी बोलो लंबाई भी है चौड़ाई भी है। अब इससे जितनी दूर होगी वो ऊंचाई होगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे? आयतन बोलेंगे। बच्चों ये प्लेटों का क्षेत्रफल हो गया, और अगर इसका डिस्टेंस से गुणनफल कर दिया जाए, ये जो इनके प्लेटों के बीच की दूरी है, तो इस पूरे इन दोनों प्लेटों के बीच का जो पूरा क्षेत्र होगा उसे हम एक क्यूब के रूप में देखेंगे, एक स्क्वायर के रूप में देखेंगे, उसका क्या निकालेंगे? आयतन का, है ना? तो वही होती है प्रति एकांक आयतन की जो स्थितिज ऊर्जा होती है बच्चों, जो ऊर्जा होती है उसे ही हम ऊर्जा घनत्व कहते हैं। आगे मैं लिखने का प्रयास करता हूं, ध्यान देना, ठीक है? आगे मैं लिखने का प्रयास करता हूं तो ध्यान देना, ठीक है? माना यहां या समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, संधारित्र की प्रत्येक प्लेट, समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए व प्लेटों के बीच दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, तब संधारित्र की धारिता, प्यारे बच्चों कितनी होगी? संधारित्र की धारिता C बराबर होगी, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपान में स्मॉल डी। क्या यही सीखे हो? A एप्सिलॉन नॉट अपान में डी। अच्छा बताओ, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र की
संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U बराबर प्यारे बच्चों कितना होगा, 1/2 स्क्वायर, यही होता है। C की वैल्यू क्या हम यहां पर ये रख सकते हैं, 1/2 और C की वैल्यू A एप्सिलॉन नॉट अपान में D का होल स्क्वायर। अच्छा देखो यहाँ पे थोड़ा सा हटा दे, नहीं तो आपको समझ में आएगा कि वो तार यहाँ जुड़ा हुआ है क्या, है ना। A एप्सिलॉन नॉट अपान में D का होल स्क्वायर और V स्क्वायर, ये V स्क्वायर लिखा हुआ है तो V स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा यहां पर V की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहां विभव, प्लेटों के बीच विभव, प्लेटों के बीच विभव, प्लेटों के बीच विभव की जो प्यारे बच्चों वैल्यू है V बराबर से, क्या V की वैल्यू ED लिखा जा सकता है, E विद्युत क्षेत्र बीच का और D दूरी, तो प्लेटों के बीच जो विभवांतर है उसको मैं विद्युत क्षेत्र के पदों में ED के पदों में लिख सकता हूं इस V की जगह। तब प्यारे बच्चों जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर मिलेगा वो मिलेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये सब देखो हल कर रहा हूं ध्यान देना, ये A स्क्वायर हो जाएगा जब होल स्क्वायर है, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर बटे में डी है तो टी स्क्वायर हो जाएगा, इनटू में V स्क्वायर है ना, लेकिन V की जगह जब ED लिखेंगे तो बच्चों E स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, D स्क्वायर हो जाएगा। अब आप ही बताओ, हाँ ओ हो सर सी का फार्मूला ई कहां से आया, चैप्टर कब तक खत्म होगा सर, बराबर इतना कैसे हुआ, और सर नेट नहीं चल रहा है क्यों, आप लोग बड़ा गलत लिख रहे हो, कोई भी यहां मेरा सपोर्ट नहीं किया, मैं मिस्टेक कर रहा था, लेकिन किसी का भी ऑप्शन नहीं, इसका मतलब कंसंट्रेशन बिगड़ चुका है, कंसंट्रेशन बिगड़ चुका है। लिख तो लेते सर, लिखूं कैसे, लाइट नहीं तो ना लिखो, अभी ना लिखो, बाद में लिखो। एक बच्चे कमेंट आया गलत है, और गलत है आप बता रहे हो, जब मैंने बताया स्क्वायर नहीं होगा, वेरी गुड, अच्छा समझ गए, मिला के समझ गए बच्चे, समझ गए बच्चों। 1/2 जो CV स्क्वायर है, B स्क्वायर है, यहां पे जो मैं C की वैल्यू का स्क्वायर कर रहा हूं, ये जो C की वैल्यू का स्क्वायर कर रहा हूं, ये स्क्वायर यहां पर नहीं है ना, ये स्क्वायर यहां पर बच्चों है ही नहीं, तो मैं स्क्वायर क्यों कर रहा हूं, यहां पे जो स्क्वायर किया हूं गलत है, स्क्वायर नहीं करना है, यहां पर बच्चों स्क्वायर है ही नहीं, सीधे सीधे यही है, A एप्सिलॉन नॉट अपान में बच्चों क्या है इतना D है। अब देखो बच्चों क्या होगा, ये D एक स्क्वायर से कट जाएगा, ठीक है, आगे क्या मिलेगा गौर करेंगे, यहां पर बच्चों आगे बराबर का निशान लगाते हैं, 1/2 A बाद में लिखेंगे, पहले एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर लिख रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट और इनटू का प्यारे बच्चों E स्क्वायर, और A और D साथ में लिखेंगे, A इंटू D। अब आप ही बताओ बच्चों, A इंटू D ये जो है ये क्या है, अगर क्षेत्रफल गुणे दूरी लिखा हुआ है, यहां A इंटू D बराबर क्षेत्रफल गुणे दूरी लिखा हुआ है, क्षेत्रफल गुणे दूरी बराबर बच्चों क्या होता है, आयतन होता है, आयतन है ना, आयतन V। अतः इस सूत्र में, इसी सूत्र में हम देखेंगे कि U बराबर, अतः U बराबर हमें मिलेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इनटू का बच्चों, ये जो AD है इसे हम क्या लिखेंगे, V लिखेंगे, ठीक है, V लिखेंगे। यहां पर बच्चों जो V है ना, इसको इसके बट्टे में लिखेंगे, तो U बट्टे में जो V होगा, U बट्टे में V, ये होता है प्यारे बच्चों एकांक आयतन में स्थितिज ऊर्जा। यहां पे लिखेंगे, मैं पूरा सेंटेंस लिखता हूं, यहां एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा, या हाँ ठीक है, एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, या फिर अभी देखो पहले मैं ये लिख देता हूं, U बटे ये जो बच्चों V है बटे में ले आओ, V बराबर में क्या मिलेगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट और ये E स्क्वायर, ठीक है। तो ऊर्जा घनत्व, एकांक आयतन में ऊर्जा घनत्व ऐसा लिख सकते हैं, या ऊर्जा घनत्व स्मॉल u, ये स्मॉल u से प्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल u बराबर कैपिटल U बटे में V, इसको क्या लिखते हैं से एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा को, एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा को, एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा को, मतलब आयतन कितना है 1, तो एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा को V को 1 मान लीजिए, तो U बराबर क्या होगा, कैपिटल U, तो यहां पर एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं, इतना लिख दिए। तो यहां से प्यारे बच्चों स्मॉल U बराबर मिल जाएगा, स्मॉल U बराबर मिल जाएगा, ये क्या, स्मॉल U बराबर होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और E स्क्वायर,
ई स्क्वायर, इतना बच्चों क्या मात्रक क्या लिखेंगे, जूल प्रति मीटर क्यूब, जूल प्रति मीटर क्यूब मत लगाना मत भूलना, क्योंकि यह एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा है और यही ऊर्जा घनत्व कहलाता है। क्या बच्चों ऊर्जा घनत्व का सूत्र है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है। बहुत जगह प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव में आपको यह प्रश्न देखने को मिलेगा, बहुत जगह यह ऑब्जेक्टिव में प्रश्न देखने को मिलेगा, यह सूत्र देखने को मिलता है। ठीक है, ई स्क्वायर इंटू वी कहां से आया, क्या ई स्क्वायर इंटू वी, ये वी आयतन है भैया, ये a इंटू डी को v लिखा गया। आप हमको लगता है इस स्टेप से अगर चल रहे थे तो आगे कैसे भूल गए, कैसे भूल गए, हाउ, कैसे, क्यों, व्हाई, भूल ही नहीं सकते। जब एक एक स्टेप बढ़ रहे हैं और साथ में आपकी मतलब एक एक स्टेप मेरे साथ में चल रहे हो तो कैसे इसको भूल जा रहे हो, इसका मतलब बाद में जुड़ते हो तुम लोग, कुछ लोग बाद में आते हैं और फिर हमको लगता है एक्सप्लेन करने की मतलब समझ में नहीं आता, ऐसा भी है क्या, है ना। ए कहां गया, देखो कितनी बार समझा रहे हैं भैया, ए मतलब क्षेत्रफल, डी मतलब दूरी, और क्षेत्रफल गुणे दूरी मतलब आयतन है प्रभु, अवतार ले लो अब। अतः ये ए और इंटू डी की जगह पर वी आ गया, क्षेत्रफल गुणे दूरी आयतन हो गया। हे प्रभु कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी तुम कहां हो, अब आ जाओ पृथ्वी पर अवतार ले लो, समय बहुत देरी हो रही है, बहुत लेट हो रहा। ए डी क्षेत्रफल दूरी आयतन हो गया, बता दिया कितनी बार। ठीक है, सॉरी सर आज का क्लास छूट गया, खेत गए थे, क्या बताएं, सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही, क्लास बहुत शानदार जोरदार रहा होगा, दमदार रहा होगा। डीपीपी क्योंकि कल दिए थे भाई, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, आज मैं नहीं दे रहा हूं, मैं प्रश्न बता दूं, अच्छा है ना। डीपीपी आज इसी पर आधारित प्रश्न दूंगा, डीपीपी दूंगा, ऐसे नहीं मानूंगा मैं, डीपीपी दूंगा। और डीपीपी का मतलब बच्चों आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न। तब तो कहोगे कि सर सब्जेक्टिव प्रश्न आप बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डीपीपी आधारित प्रश्न बच्चों इसी से बनता है, एक तो ऊर्जा घनत्व से और एक आपका ये आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थिर ऊर्जा क्या होती है ना। तो इसके लिए प्यारे बच्चों आपका डीपीपी देखिए क्या, कैसे प्रश्न कैसे बनेगा, वो मैं प्रश्न लिख रहा हूं, आप लोग इसको हल करके लाना। प्रश्न प्यारे बच्चों क्या बनता है, अब आवेशित आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र या आवेशित संधारित्र संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, क्या होती है, व्यंजक प्राप्त कीजिए, क्या होती है, व्यंजक क्या होती है, सूत्र 1/2 CV स्क्वायर प्राप्त कीजिए, ऐसा भी दे सकते हैं प्रश्न। लो सूत्र 1/2 CV स्क्वायर प्राप्त कीजिए, ऐसा भी प्रश्न, प्रश्न की स्वरूप कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैंने कहा है कि हमेशा कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है, प्रश्न की भाषा कुछ भी बन सकती है। ये पहले हेडिंग के प्रश्न इस प्रकार से हो सकता है, या यहीं पर हो सकता है व्यंजक 1/2 CV स्क्वायर प्राप्त कीजिए, या केवल ये ना सूत्र लिखा हो, केवल लिखा हो व्यंजक प्राप्त कीजिए, या ऐसा लिखा होगा या व्यंजक प्राप्त कीजिए, व्यंजक प्राप्त कीजिए, ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न अगला है संधारित्र की आवेशित संधारित्र, आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर को समझाइए, मतलब ये कैसे आया बताइए। तो इसका उत्तर नंबर जो होगा, इसका जो उत्तर होगा वो दूसरी हेडिंग जो मैंने आपको पढ़ाई है, ठीक है, और इसका उत्तर जो होगा वो आपकी पहली हेडिंग जो आज मैंने पढ़ाई है, पहली हेडिंग। ठीक है, मतलब प्रश्न पूछने का स्वरूप क्या होगा वो मैंने प्रश्न बता दिया, और उनके उत्तर क्या होंगे वो पहली हेडिंग में दूसरी हेडिंग होगी। अब तो ये नहीं कहोगे कि सर प्रश्न कैसे पूछा जाएगा इस पर आधारित, वो बताओ। तो आपका प्रश्न जो था यहां पर, आपका प्रश्न वो यहां पर मैंने दूर कर दिया। ठीक है, क्लियर हुआ। आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, आपके प्यार सपोर्ट हुआ, स्नेह के लिए शुक्रिया। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। कल हम लोग पढ़ेंगे वन डे ग्राफ जनरेटर और उभयनिष्ठ विभव के बारे में पढ़ेंगे, फिर यह चैप्टर कहीं खत्म होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक वही बात, खुश रहें, मस्त रहें, और सबसे जरूरी दूसरों को भी खुश रखने का पूरा प्रयास करें। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा। मैं जिंदा हूं, मुझे जिंदा रखा गया है अपने सपनों को पूरा करने के लिए।
और आगे बढ़ने का हौसला, दुनिया का सामना करने की ताकत, ये मेरे वजूद का हिस्सा है। और जब तक ये हौसला कायम है, मेरा सफर यूं ही चलता रहेगा, यूं ही चलता रहेगा। थैंक यू सो मच।